नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश का संविधान नवंबर 1949 को संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को देश को समर्पित कर दिया गया। संविधान सभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ और संविधान देश को समर्पित करने के बाद लगातार संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश होती रही। संविधान को ऐसा बना दिया जाए जो भारत की मूल संस्कृति से कट जाए, भारत की सभ्यता से कट जाए, भारत की परंपराओं से कट जाए। तो ऐसा संविधान बनाने की कोशिश हुई जिससे आगे चलकर, अब उनका उद्देश्य जो लोग ये कर रहे थे था या नहीं पता नहीं, लेकिन वो आधार तैयार कर रहे थे कि ये इस देश का संविधान शरिया सम्मत बन जाए। ऐसे बहुत से संशोधन जो है संविधान में पिछले 79 सालों में हुए हैं। संविधान को किस तरह से उसके साथ खिलवाड़ किया, षड्यंत्र किया गया, इसके बारे में हमारे देश के PIL मैन है अश्विनी उपाध्याय। उन्होंने एक भाषण में बताया है जिसका वीडियो है, और उन्होंने जो बातें बताई हैं उनमें से ज़्यादातर हम लोगों ने छिटपुट सुनी हुई है, टुकड़े टुकड़े में अलग अलग समय पर। लेकिन उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बताया है कि किस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, खासतौर से इंदिरा गांधी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थी। तो उस समय से लेकर और उसके बाद तक जो हुआ और क्या क्या हुआ, ये उन्होंने सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से बताया है। मैं उनके वीडियो से वो डेट्स लेकर और कुछ और चीज़ें जोड़कर आपको बता रहा हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर को यानी 4 दिन बाद ही संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल पर चर्चा हुई। प्रिएम्बल पर इसलिए चर्चा हुई कि लक्ष्य तय हो जाए। प्रस्तावना ही तय करेगी संविधान का लक्ष्य क्या है, उसको हासिल करने के लिए फिर क्या करना है, ये जो है आगे संविधान जब बनेगा, उसके प्रावधान बनेंगे, उसमें तय होगा। तो प्रस्तावना एक तरह से संविधान का मूल है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कुछ भी है भारतीय संविधान में तो वो प्रिएम्बल है। इस पर चर्चा के दौरान 15 नवंबर 1948 को KT शाह, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा सामने संविधान सभा के कि संविधान के प्रिएम्बल में सेक्युलर, सोशलिस्ट और फेडरल शब्द, ये 3 शब्द जोड़ दिए जाएं। इस पर पूरे दिन चर्चा हुई। चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। 3 दिसंबर 1948 को फिर से प्रस्ताव आया कि अच्छा, ये 3 शब्द नहीं तो एक शब्द जो है सेकुलर इसमें जोड़ दिया जाए। फिर इस पर चर्चा हुई और फिर ये प्रस्ताव जो है नामंजूर हो गया। फिर एक बार कोशिश हुई 6 दिसंबर 1948 को कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया जाए। फिर इस पर चर्चा हुई, पूरी संविधान सभा ने चर्चा की और फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो लोकनाथ मिश्र और HV कामत, इन 2 लोगों ने विरोध किया और उसके बाद धीरे धीरे और सदस्य बोले, जिनमें 2 लोगों का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। एक थे जवाहरलाल नेहरू, अब कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सेकुलर शब्द का विरोध किया। उन्होंने कहा ये पश्चिमी अवधारणा है, पश्चिम की अवधारणा है, जहाँ स्टेट और चर्च के बीच में झगड़ा हुआ, उसको सुलझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था कि चर्च की भूमिका अलग होगी और स्टेट की अलग होगी। भारत में ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं आई। धर्म और शासन, राज्य अलग अलग रहे हैं। तो इसलिए सेकुलर शब्द जो है ये पश्चिमी अवधारणा है, भारत के संविधान में नहीं होना चाहिए। दूसरा विरोध करने वाले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया, लिखा। उनका विरोध और ज़्यादा प्रखर था। उन्होंने सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों शब्दों पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये 2 शब्द जो है जोड़कर हम भावी पीढ़ी को एक खास तरह की विचारधारा से बांध रहे हैं। हल्का सा उनका कटाक्ष कांग्रेस की ओर भी था कि किसी एक पार्टी की विचारधारा से पूरी आने वाली पीढ़ियों को क्यों बांधा जाए। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी कि उनको शासन, उनको राज्य किस तरह से चलाना है, उनको समाज किस तरह से चलाना है, तो उसके हिसाब से वो प्रावधान अपने अनुसार करेंगे। आज हम यहाँ बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि भावी पीढ़ियाँ किस विचारधारा के अनुरूप चलेंगी, किन कार्यक्रमों के अनुरूप चलेंगी। इस पर चर्चा हुई
और चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ये सारे संशोधन प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए और प्रियम्बल पास हो गया बिना सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को शामिल किए हुए। ये आम सहमति से हुआ था। केटी शाह जिन्होंने ये संशोधन मूव किया था और एक और सदस्य थे जिन्होंने संशोधन रखा था, दोनों ने अपने संशोधन वापस ले लिए। सहमत हो गए बहस के बाद कि प्रियम्बल में ये दोनों शब्द नहीं होने चाहिए, बल्कि तीनों शब्द, फेडरल भी जोड़ने की कोशिश हुई थी उसको भी। अब संविधान बन गया, देश ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद एक घटना हुई फरवरी 1967 में, 1967 में एक बड़ा मामला आया। गोलकनाथ का केस आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा हुई और इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है संविधान का, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी यहीं से आई। ये मुझे अगर ठीक याद है तो ये 7 जजेस की बेंच थी जिसमें फैसला 7-6 से आया था और ये तय हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करने का अधिकार किसी को नहीं है, संसद को भी नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन यहाँ से शुरू हुई। उसके पहले बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला या संविधान में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। अब घटनाक्रम थोड़ा तेजी से घुमा। 18 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी बड़े बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बन गई। 5 नवंबर 1971 को संविधान का 24वां संशोधन संसद में पेश हुआ और इस संशोधन प्रस्ताव के जरिए इंदिरा गांधी की सरकार ने गोलकनाथ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 7 जजेस की बेंच का, संविधान पीठ का, उसको पलट दिया। इस बात पर ध्यान दीजिए, सरकार ने कहा कि हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। हमें से मतलब जाहिर है कि उसमें संसद से था। संसद कोई भी बदलाव संविधान में कर सकती है, ये उसको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी उसको रोक नहीं सकता। फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जनवरी 1973 में, जो केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है। और इसी बीच में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। राजनारायण जो सोशलिस्ट नेता थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्होंने चुनौती दी थी और अदालत ने इंदिरा गांधी को कदाचरण का दोषी पाया और उनको अयोग्य घोषित कर दिया और कहा कि तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। 15 जून को सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ SLP फाइल हो गई, स्पेशल लीव पिटीशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगी, प्रधानमंत्री के पद के साथ जो भी अधिकार हैं उनका उपयोग नहीं करेंगी, कोई सरकारी कामकाज नहीं करेंगी और कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं लेगी। याद करें अगर आप, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही शर्तें रखी थी कि वो दफ्तर नहीं जाएंगे, कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाएंगे, कोई फाइल नहीं देखेंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। यही सब कंडीशंस इंदिरा गांधी पर लागू की गई थी और ये सारी कंडीशंस लागू की गई थी अगले आम चुनाव तक, जो मार्च 1976 में होना था। ज़्यादा समय नहीं था, कुछ महीने का समय था। लेकिन उसके 10 दिन बाद 15 जून को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है। 25-26 जून की रात में देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब इससे बड़ा फैसला इंदिरा गांधी क्या कर सकती थी? कोई सरकार क्या ले सकती थी? सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद देश में इमरजेंसी लगा दी गई, संविधान को सस्पेंड कर दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, विपक्षी नेता जितने थे बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी FIR के उनको जेल भेज दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। ये सब कुछ हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। ये लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, ये पार्टी संविधान की रक्षा की बात कर रही है जिसने ये सब किया। 1 अगस्त 1975 को 38वां संविधान संशोधन आया। अब इंदिरा गांधी को डर था कि इमरजेंसी जो उन्होंने लगाई है इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे सकता है। तो ये 38वां संविधान संशोधन आया कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं अपने देश में, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अदालत इमरजेंसी को चुनौती देने वाले मामले पर विचार नहीं कर सकती, उसकी समीक्षा नहीं कर सकती।
यानी सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है तो वो सरकार का फैसला है, वो बना रहेगा, कोई अदालत इसमें बदलाव नहीं कर सकती, चाहे वो संविधान का उल्लंघन ही क्यों ना हो। 10 अगस्त 1975 को 39वां संविधान संशोधन आया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इन 4 पदों पर जो लोग हैं उनके चुनाव के खिलाफ कोई इलेक्शन पिटीशन दायर नहीं हो सकती, यानी उनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। उसका अर्थ है, जो कहा नहीं गया कि अगर ये बेईमानी से भी जीतते हैं तो उसको भी चुनौती नहीं दी जा सकती, अगर कदाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं तो भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यही था कि चाहे जैसे चुनाव जीते हों, इनके चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 18 मार्च 1976 को जो लोकसभा का निर्वाचित कार्यकाल था 5 साल का, वो पूरा हो गया। 28 अप्रैल 1976 को जस्टिस एच.आर. खन्ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका जबलपुर के एडीएम के मामले में फैसला आया। हैबियस कॉर्पस का केस था, उस मामले में फैसला आया और फैसला ये था, व्यक्ति का फंडामेंटल राइट नहीं खत्म किया जा सकता, सरकार उसे नहीं छीन सकती। 27 नवंबर 1976 को, अब आप देखिए, देश में इमरजेंसी लगी हुई है, लोकसभा का निर्वाचित कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसके बावजूद 27 नवंबर 1976 को 9th शेड्यूल में चेंज कर दिया गया। फिर 2 नवंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन विधेयक आया, जिसमें संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें संशोधन करके सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। तो इस तरह से पूरा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी थी, बेसिक स्ट्रक्चर की सोच थी, उसको ख़त्म कर दिया गया कि संसद चाहे तो, सरकार और संसद चाहे तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। प्रस्तावना ही बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन हो गया इमरजेंसी के दौरान, और ऐसे समय जब लोकसभा का निर्वाचित कार्यकाल पूरा हो चुका था। ये सब करने वाले कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये सब करने वाले कहते हैं कि संविधान को बचाने की ज़रूरत है। पिछले 11 साल में और उससे पहले 6 साल जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, तब बीजेपी की किसी सरकार ने कोई इस तरह का काम नहीं किया, संविधान की भावना के जो खिलाफ हो। इस तरह का कोई संविधान संशोधन प्रस्ताव नहीं संसद में लाया, पास कराने की तो बात ही दूर है, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता हो, बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव लाता हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी अभियान ये चलाया जा रहा है कि देश में संविधान खतरे में है। देश के संविधान को खतरे में किसने डाला? देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? देश के संविधान को बदलने का षड्यंत्र किसने किया? ये पूरी कहानी, मतलब इसमें कोई जो है किसी की राय या किसी की ओपिनियन नहीं है। ये सब कुछ संसद में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, वहाँ सब सारे तथ्य मौजूद हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, जैसे चाहा वैसे खेला। और आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि लोकसभा में इंदिरा गांधी बोल ही चुकी थी। कौन सा मामला था, मुझे वो मामला याद नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हम सरकार कैसे चलाएं, ये हम तय करेंगे कि सरकार हम कैसे चलाएं। ये इज्जत थी सुप्रीम कोर्ट की उनके मन में। और संसद की क्या थी, ये इमरजेंसी बताती है। और इमरजेंसी के दौरान जो संविधान संशोधन हुए, जब पूरा विपक्ष जेल में बंद था, जो लोग आज कुछ विपक्षी दलों को संसद में हंगामा मचाने की लगातार कोशिश करने पर बाहर किया जाता है, पीठासीन अधिकारी निकालते हैं, सस्पेंड करते हैं, उनको लेकर कहते हैं कि संविधान खत्म हो गया, संविधान की रक्षा करना ज़रूरी है, संविधान पर खतरा है। पूरा विपक्ष जब जेल में था बिना किसी आरोप के, तब संविधान में इतने बड़े बड़े परिवर्तन किए गए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया। और याद रखिए कि इस संविधान संशोधन के आने से पहले संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। इसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान शामिल किया। यानी इमरजेंसी के दौरान जब बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आ चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आ चुका था, उस समय जो है, उस समय संविधान में संशोधन करके उसका बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया। तो संविधान के में संशोधन की बात छोड़िए, जो संविधान का
बेसिक स्ट्रक्चर बदल दे और ऐसी परिस्थितियों में बदल दे, उस पार्टी के लोग आज दावा कर रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है और उसको बचाने की ज़रूरत है, जेब में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं। तो अगर अपनी पार्टी का और अपने परिवार का इतिहास पढ़ लेते और उनके किए हुए काम के बारे में जानकारी ले लेते, मुझे लगता है जानकारी तो होगी ही, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि संविधान खतरे में है, और वही लोग ये नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं जो संविधान को खतरे में डाल चुके हैं, जो संविधान में अनाप शनाप मनमाने परिवर्तन कर चुके हैं। तो उनको ये डर लगता है कि हमने किया तो ये भी कर सकते हैं। तो इस सरकार ने तो कुछ किया नहीं। 11 और 6 17 साल का शासन हो गया भाजपा का, एक भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं आया है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ करता हो या छेड़छाड़ करता हो। फिर भी आरोप यह है कि ये सरकार संविधान विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है। लेकिन जिन्होंने लोगों का मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार छीन लिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, मनमाने तरीके से संविधान संशोधन किए, उस पार्टी के लोग आज दावा कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है और हम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे ये नहीं बताते। तो उनके पूरे नैरेटिव का उद्देश्य ये है कि ये सरकार जानी चाहिए, ये सरकार हटनी चाहिए, हमारी सरकार आए तो हम फिर मनमाना करेंगे। और अगर बीजेपी ने विरोध न किया होता मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार के दौरान, तो सबसे खतरनाक जो कानून बनने जा रहा था, सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक जो आया था, जिसमें ये कहा गया था कि देश के किसी हिस्से में कहीं भी अगर सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसके लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी, और वो भी हिंदू, इस बात पर खास जोर दिया गया, क्योंकि अगर ये नहीं कहा जाता तो कश्मीर में दंगा होने पर मुसलमान जिम्मेदार ठहराए जाते, तो उनकी रक्षा करनी थी। तो कहा गया कि हिंदू जिम्मेदार होंगे, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सांप्रदायिक दंगा होगा तो हिंदू समाज के लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनको साबित करना होगा कि वो उस दंगे में शामिल नहीं थे। इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ भाजपा का कि सरकार को आखिर वो विधेयक वापस लेना पड़ा। नहीं तो आप सोचिए कि इस समय देश की क्या स्थिति होती अगर वो कानून पास हो गया होता। ये इरादा था, और जिस तेजी से, जितने बड़े पैमाने पर उन 10 सालों में देश में धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण के बारे में एक बात याद रखिए, धर्मांतरण पहली स्टेज है, पहली सीढ़ी है, उसकी आखिरी सीढ़ी होती है देशांतरण। ये दुनिया भर में इसके उदाहरण हैं, इतिहास भरा पड़ा है इससे, कि जो देश धर्मांतरण को नहीं रोक पाया वहाँ देशांतरण हुआ ही हुआ, और भारत उसी रास्ते पर है इस समय। अगर मनमोहन और सोनिया की सरकार 2014 में लौट आई होती तो आपको पता चलता कि भारत की स्थिति क्या हो गई है। तो इसलिए ये जो अभियान है संविधान बचाने का, ये दरअसल अपनी सत्ता वापस लाने का अभियान है। इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं, संविधान से इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। जब इनको मौका मिला, सत्ता मिली, तो संविधान को कुचलने का ही काम किया, और इतिहास इसका गवाह है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।